वेलकम बैक। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कौन से बर्तन में खाना खाना, कौन से बर्तन में खाना पकाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है और वो कौन सी धातु है और इसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और इसके सॉल्यूशन की भी बात करूंगा कि किस तरह आप इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उनसे बच सकते हैं। उसके पहले बता दूं कि सबसे अच्छी जो धातु है खाना बनाने और खाना खाने के लिए वो है मिट्टी के बर्तन, जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी सेहत को और आपके बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को मेंटेन करने में। तो आज का पॉइंट स्टार्ट करता हूं। सबसे हानिकारक धातु, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातु जो है मजबूत तो होती है, टिकाऊ होने के साथ साथ ये सस्ती भी बहुत होती है, तो इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाने लगा है। ये धातु का नाम बताने से पहले बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो है, आपको एक हिंट देता हूं, इसका इस्तेमाल जेल में किया जाता है कैदियों को खाना देने के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन सी धातु, अगर आपने गैस कर लिया तो एकदम सही, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की धातु में खाना दिया जाता है और खाना पकाया जाता है जेलों में कैदियों के लिए। और यही धातु में हम लोग भी हमारे घरों में कई बार कुकर में, प्रेशर कुकर के लिए या कढ़ाइयों में या प्लेट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। पर यह धातु का इस्तेमाल करना कितना खतरनाक है, मैं आपको इसकी जानकारी आज देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ये धातु का ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके खाने में ये धातु मिक्स होने लगती है और जिस वजह से आपको अल्जाइमर, मेमोरी लॉस होने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, अगर जो लोग स्टूडेंट्स है वो लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में पके हुए खाने को ना खाएं। दूसरी चीज, अल्जाइमर के साथ साथ डेमेंशिया भी पैदा कर सकता है अगर आप एल्यूमिनियम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये आपकी बॉडी में डेमेंशिया पैदा कर सकता है, आपको पूरी तरह भूलने की बीमारी पैदा कर सकता है। ये धातु का इस्तेमाल अगर आप ज्यादा इस्तेमाल में लाते हैं तो ये कैंसर जैसे सेल्स को भी बॉडी में डेवलप करने का काम करता है, आपके थायराइड ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है। इसका, जैसा मैंने कहा कि इसका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। तो ये धातु का इस्तेमाल जितना आप घरों में अवॉइड कर सके, जितना नहीं करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब मान लीजिए प्रेशर कुकर है, जो प्रेशर कुकर है उसमें आपको यूजुअली एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में खाना बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपने खाना बनाया उसके बाद में वो प्रेशर कुकर से खाने को निकाल लीजिए। कई बार उसी में आप रखे रखते हैं, दाल पकाते हैं, चावल बनाते हैं या कोई भी सब्जी को बॉईल करते हैं, तो उसके अंदर उसको रख के मत रखिए। बॉइल्ड हो जाए, आपका खाना पक जाए, उसके बाद में आप उसको स्टील के बर्तन में निकाल सकते हैं। स्टील का बर्तन इज वन ऑफ द सेफ बर्तन, या कांच के बर्तन बाउल्स में निकाल सकते हैं। तो कभी भी बनाने के बाद में खाने को एल्यूमिनियम में न रखिए, ये पहला प्रिकॉशन रखिए। दूसरी चीज, अगर आप कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो एल्यूमिनियम कढ़ाई की जगह जो आयरन की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई है, उसका इस्तेमाल कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आता हूं वापस से, मैं जो आपको स्टोरी बताया जेल की कैदियों की, वो ये इस्तेमाल शुरू हुआ था 100 से 125 साल पहले, लगभग 1900 सदी, जो 1900 सन था उसमें स्टार्ट किया था। ये कैदियों के लिए अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था, ताकि वो चाहते थे कि कैदियों की जो क्रिएटिविटी है या उनकी जो मेमोरी और सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म करना चाहते थे अंग्रेज लोग, ताकि वो लोग देश के क्रांतिकारी लोग थे वो देश को आजाद न करा सके या उसमें उनको विघ्न आए, प्रॉब्लम्स आए। इसलिए अंग्रेजों ने ये धातु का इस्तेमाल जेल के कैदियों के लिए किया। तो ये चीज बताती है कि आपको अपना ध्यान रखना है और एल्यूमिनियम की जो धातु है उसका जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। कुछ चीजों में मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं एल्यूमिनियम की चीजें, पर एक लिमिट में अगर आप करते हैं तो दैट इज कंप्लीटली सेफ। जैसे आप बाहर चाय पीते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि चाय के बर्तन जो एल्यूमिनियम के होते हैं, तो वो एल्यूमिनियम के बर्तनों की चाय भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली एल्यूमिनियम जो है वो मिक्स हो रहा होता है और जिस वजह से ये आपकी बॉडी पे नेगेटिवली असर करता है। धीरे धीरे जो है ये आपकी बॉडी को परमानेंटली और लंबे समय के लिए डैमेज कर सकता है। इसको स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना और खाना खाना और खाना रखना, तीनों चीजें अवॉइड कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों नॉलेज अच्छा लगा हो और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए, जैसा आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए इस बुक से कुछ लेकर आया हूं जिसकी बात मैं हमेशा करता हूं।
पहले मैं एक श्लोक पढ़ के बताता हूं और किस तरह से आयुर्वेदा और साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसकी बात वापस से करूंगा और प्रूफ के साथ कि क्या आपकी उम्र है और आपको वर्कआउट करना चाहिए और किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए वो सब बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूं। लाघवम कर्म सामर्थ्य दीपोत्स ग्रीमे दसह शय विभक्त घन गांत्रव्य व्यायाम दुपाज्यते। अब देखिए इसका मीनिंग, ये बहुत हैवी संस्कृत है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया गया है। व्यायाम करने से कार्य की शक्ति बढ़ती है, जठराग्नि और पाच क्रिया प्रदीप्त होती है और स्थूलता मीन्स फैट का क्षय होता है, मतलब कम होना, मोटापा घटना, और जो मांसपेशियां है वो स्पष्ट दिखलाई देती है और ठोस हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इस लाइन का उम्र से कि कौन सी उम्र में वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, मैं पूरा बताऊंगा आपको। आगे जो है देखिए इसमें एक और चीज लिखी गई है कि संसार में व्यायाम के अनेक प्रकार देखे जाते हैं, वे भी विभिन्न दृष्टियों के व्यायाम ही है, यथा दंड बैठक, शीर्षासन, कुश्ती, तैरना आदि, ये सब व्यायाम के प्रकार है। इस प्रसंग में कहा जाना चाहिए कि पहलवान बनने की इच्छा हो तो उत्तम पौष्टिक भोजन, देखिए भोजन की इस पर मैं आपको प्रोटीन पे अगला वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटे का आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो भी आपको मिलना चाहिए। अभी मैं अभी की बात को कंटिन्यू करता हूं। अब जो प्रत्येक, देखिए कई बार हमारे स्टूडियोज पे आके कई बार लोग बोलते हैं कि मैं घर का काम करती हूँ या घर का काम करता हूं, उसका भी जवाब इसमें है। जो प्रत्येक नर नारी घरेलू कार्य करते हैं उसमें भी थकावट आती है, किंतु वास्तव में इनकी गणना बोले तो काउंटिंग व्यायाम के रूप में नहीं होती। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक श्रम अति आवश्यक है। अब देखिए सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप घर का भी काम करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज तो हर किसी को जरूरत है, अलग से वक्त निकालने की। क्यों? क्योंकि घरेलू काम जैसा आयुर्वेदा में भी लिखा गया है, जबकि उस वक्त तो ज्यादा काम होता था। तो ये चीज को ध्यान में रखिए। अब आता हूं इसके बाद वाले सेंटेंस पे। अब एक श्लोक और पढ़ देता हूं। वात पित्तामयी बालो वृद्धो जीर्णी च त्यजते। अच्छा अब देखिए ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसमें एज के बारे में लिखा है 3500 साल पहले कि किस उम्र के पुरुष को, स्त्री को वर्कआउट करना चाहिए। अब देखिए इसमें लिखा है यहाँ बालक वृद्धि को व्यायाम करना निषेध है। बालक किसे कहा गया है, उसकी उम्र दी गई है अशोदश वर्षात। अशोदश वर्षात क्या होता है? 16 साल। वीडियो को पूरा देखिएगा, बुजुर्गों के लिए भी कब तक वर्कआउट करना चाहिए और 16 साल में कौन सा वर्कआउट। तो अब देखिए, और वृद्ध सप्तेतु रुद्ध्वम। सप्तेतु रुद्ध्वम का मतलब होता है कि 70 साल की उम्र तक आप वर्कआउट कर सकते हैं 16 साल से। पर देखिए पुराने समय में, अभी आयुर्वेदा को अपन WHO जो इंफॉर्मेशन देता है या जो साइंस इंफॉर्मेशन देता है, जो रिसर्च होता है, उससे किस तरह से कनेक्टेड है। पहले के समय में, पुराने समय में जो छोटे बालक होते थे या बच्चे होते थे, ये उनके लिए भी वीडियो काम का है जो जिम जाना चाहते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को 10, 12, 15 साल के लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिम में जाके बॉडी बनानी होती है। तो मेरा जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ में ये वीडियो शेयर करें। इससे उनको सही जानकारी मिलेगी और उनका शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। अब देखिए साइंस बोलता है कि 16 साल से पहले जिम नहीं जाना चाहिए। अब पुराने समय की जब मैं बात कर रहा था, तो पुराने समय में जो हमारे स्टूडेंट्स थे या छोटे बच्चे थे, वो गुरुकुल जाते थे, आश्रम में जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो खेलते थे। अब देखिए जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो आपको पता होगा कि हमने कभी मोबाइल पे काम नहीं किया है, मोबाइल पे नहीं गेम खेले। हम जाकर बाहर गेम खेला करते थे जब हम छोटे थे। तो जो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से 16 साल के बीच में, वो कोई स्विमिंग क्लास कर सकते, डांस क्लास कर सकते, योगा क्लास कर सकते हैं, एरोबिक्स क्लास कर सकते हैं, पर उनको जिम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिम से उनकी हाइट और जो शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है। साइंस भी सेम चीज बोलता है। जितने सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, कुछ सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी राय है कि वो ये वीडियो को लोगों को भेजे ताकि लोगों को भी इस चीज की जानकारी हो। तो अब देखिए, जब भी 16 साल से छोटी उम्र है
उनको वर्कआउट जिम में जाके नहीं करना है, पर नॉर्मल वर्कआउट करना है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो फिजिकल लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, उसमें कंप्यूटर और मोबाइल के बाहर हम निकलते नहीं है। तो छोटे बच्चों को इस तरह की हॉबी क्लासेस या फिटनेस क्लासेस में जाना चाहिए। अब आता हूं दूसरी चीज पे दोस्तों, कि कितनी साल की उम्र के जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो वर्कआउट कौन सी एज तक कर सकते। देखिए दोस्तों, साइंस को कहता है कि आपको जैसे आपकी एज ज्यादा होती है तो आपको वर्कआउट को कम करना है। अब आयुर्वेदा क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। मैंने इससे पहले बताया 70 साल की उम्र, पर ये उस समय की बात है जब हम लोग हेल्दी हुआ करते थे। हमारी हेल्थ में ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, हार्ट के इश्यूज, थायराइड के इश्यूज नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए 70 साल बोला गया। पर आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है। शायद हम ज्यादा जी रहे हैं, पर पूरा सुनिए, ज्यादा जी रहे हैं पर हम स्वस्थ नहीं जी रहे। हमको 40-45 की उम्र में हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर आ गया, डायबिटीज आ गया। तो उसके लिए क्या है, देखिए उसके लिए इस पर है ना बहुत बड़ा लेक्चर होता है सर्टिफिकेशन में। हमारे डॉक्टर्स और IFBB के जो ट्रेनर्स है वो आके इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन करते हैं। पर जो सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स या जो ट्रेनर्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको उनके लिए भी कुछ काम की चीज मिलेगी इसमें। और जो लोगों को ये हेल्थ इश्यूज है उनके लिए तो काम आने ही वाला है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, कितनी उम्र तक वर्कआउट करना है वो भी बताऊं। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है या आप स्पेशल पॉपुलेशन में आते, स्पेशल पॉपुलेशन कोई भी हेल्थ इश्यूज है, तो स्पेशली मेक श्योर कि आप अपने ट्रेनर से, अपने ट्रेनर जो सर्टिफाइड काउंसलर है फिटनेस के, उनसे डिस्कशन कीजिए। उनसे डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो नहीं है तो डॉक्टरों से डिस्कशन कीजिए, जो आपके डॉक्टर से, उनसे कि किस तरह का वर्कआउट आपको करना चाहिए। जिम जाना चाहिए या रनिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए, या आपको एरोबिक्स क्लास जाना है या योगा सेंटर जाना है, वो आप डिसाइड कीजिए। अब इसके बाद आता हूं कि मान लीजिए अब आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, तो इसके लिए डॉक्टर से डिस्कशन कीजिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पे काउंसलर से बात कीजिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला, उनसे बात कीजिए। उसके बाद में सबसे अच्छी बात है कि नीचे जाके वीडियो में कमेंट्स कीजिए। क्यों कमेंट्स करेंगे तो आपके क्वेश्चन के साथ में कई दूसरे लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उनके भी जवाब मिल जाएंगे। और वहां कमेंट में जवाब मैं खुद देता हूं, तो आपको डायरेक्टली जवाब मिल जाएगा, सही जवाब मिलेगा। अच्छा, अब आता हूं कौन सी एज तक के लोगों को वर्कआउट। देखिए, जब हमारी पुराने समय में उम्र हेल्दी हुआ करती थी, अब हम जल्दी अनहेल्दी हो जाते। तो टिल द एज ऑफ 65 आपको वर्कआउट करते रहना चाहिए। अब किस तरह का वर्कआउट करना है, उसके लिए क्या करना है मैंने बता दिया आपको। तो 65 की एज तक आप रेगुलरली वर्कआउट कर सकते हैं अपने काउंसलर से बात करके। अब उसके बाद में भी बेसिक योगा प्राणायाम जरूर कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर जिनकी एज 65 से ज्यादा है तो उनको वर्कआउट पूरी तरह बंद करना है। योगा प्राणायाम, इस तरह के बेसिक वर्कआउट, इजी वर्कआउट, वॉकिंग, ये करते रहिए दोस्तों। इसके बाद वाला वीडियो देखिए, अपने जिन भी आप फिटनेस काउंसलर से ट्रेनिंग लेते उनके साथ में ये शेयर कीजिए वीडियो, शायद उनके भी कुछ काम आ जाए। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है वो मैं बनाने वाला हूं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन की राइट इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन दूंगा। आयुर्वेदा क्या बोलता है, WHO क्या बोलता है, उसके साथ में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि प्रोटीन कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कहां से आपको नेचुरल सोर्सेस मिलेंगे प्रोटीन के, जिससे आपका पैसा सप्लीमेंट्स में वेस्ट करने से बच जाए। अगर मेरे वीडियो से आपका फायदा हो रहा है तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पड़ोस में घंटे के आइकन को दबा दीजिए इस बॉडी को देखते हुए। थैंक यू वेरी मच। ओ, चालू हो गया क्या? बंद मुट्ठी लाख की, आप सोच रहे होंगे मैं बॉडी बता रहा था, बिल्कुल भी नहीं। बंद मुट्ठी लाख की ऐसी पुरानी कहावत है। अब वो लोग क्यों बोलते थे उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मुझे नहीं है, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाट की। पर बंद मुट्ठी लाख की योगा में और एक्यूप्रेशर में किस तरीके से काम की आती है वो देख लीजिएगा। बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी करोड़ों की, तो आज समझ लीजिएगा। और ये वीडियो खत्म होने के पहले तो शायद आप इसको करने लगोगे। आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट फिंगर A, दूसरा फिंगर K, तीसरा फिंगर P और चौथा फिंगर L। ये 4 AKPL। अब रुकिए, पूरा समझिएगा। करना क्या है, आपको सिर्फ दिन भर, ये दिन में 50 बार करना है, दिन भर में बोले तो कभी भी
कभी भी आप ये 50 बार कर लीजिए। करने का पूरा तरीका समझिएगा। AKPL और लेफ्ट हैंड में AKPH, L नहीं। अब क्यों बोला, पूरी चीज को समझिएगा। एड्रेनालिन, एड्रेनल ग्लैंड्स होता है आपके जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। के एड्रेनालिन के लिए जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ग्लैंड को। के जो है वो किडनी को कंट्रोल करता है। पी जो है वो पेनक्रियास, पेनक्रियास जो है डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए। और एल, एल किसके लिए होता है, सोचो सोचो, लीवर। तो ये आपके 4 ग्लैंड्स पे वर्क करता है। AKPL याद रखने के लिए आपको इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से प्रेस करना है और पूरा समझिएगा। वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ के मत जाइएगा, पूरा समझेंगे तो आपको घर बैठे किसी कुछ नहीं करके भी फायदा होगा। AKPL, एड्रेनालिन, किडनी, पेनक्रियास और लीवर, ये चारों चीजें काम कर रही है। अब ये पेनक्रियास जो चारों चीजों पे प्रेशर आ रहा है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अब आप इसको टीवी देखते हुए कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन में वीडियो देखते हुए एक हाथ में अगर मोबाइल है तो दूसरे हाथ से करना शुरू कर दीजिए। और पंच बनाने का तरीका टाइट। अब जब आप इसको कर रहे हैं, दूसरे हाथ का भी बताऊंगा। अब जब आप इसको कर रहे हैं तो पहली चीज आपको जोर लगाना है। दूसरी चीज जब आप बंद कर रहे हैं तो इनहेल। अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पर इनहेल करिए और छोड़ते समय एक्सेल। और कितनी देर पंच बनाना है, 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड होल्ड किया, दबाया और खोल दिया। अब दूसरे इसमें क्या है, सोचो सोचो, AKP और L नहीं, H, हार्ट। क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है, राइट साइड में लीवर। तो अब इसका पंच जो बनाना है वो प्रेस एंड ओपन, सेम पोजीशन में। तो ये जो है आपके, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, जैसा मैंने बोला ब्लड प्रेशर का है, अगर पैनक्रियास से रिलेटेड है या किडनी से रिलेटेड है या फिर आपको लीवर से रिलेटेड है, तो ये उसके लिए हेल्प करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। और अगर नहीं है तो लाइफ टाइम कभी होगा नहीं। तो ये हार्ट के लिए करते रहिए। अब ये दिन में 50 टाइम्स करते रहिए। आज का ये छोटा सा नॉलेज था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं चैनल पे, तो नीचे जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपने थंबनेल में एकदम सही देखा। आज मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं वो आपके आर्थराइटिस में, आपके घुटनों के दर्द में तो रामबाण औषधि है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। पर आज सिर्फ मैं आर्थराइटिस और आपके घुटने के दर्द की बात करूंगा। और इसके लिए जो बताने वाला हूं, छोटा सा वीडियो होने वाला है तो पूरा समझिएगा। सबसे पहली चीज, इसको लेने का सही वक्त क्या है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और कब इसको लेना सही होता है और किसके लिए गलत है, वो सब बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज, इसको आपको, अगर आपको घुटनों में ज्यादा दर्द होता है, वैसे इसका हार्ट के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है, पर इस वीडियो में मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ये वो चीज है जो आप रात में 5 से 10 ग्राम पानी के गिलास में, एक गिलास में पानी के गिलास में भिगा के रख दीजिए और दूसरे दिन इसको सुबह उबाल के जब वो आधा हो जाए तो पी लीजिए और इसके दानों को चबा के खा लीजिए। कुछ लोग समझ गए होंगे। अब क्वांटिटी कितनी बताई मैंने, 5 से 10 ग्राम। दूसरी चीज बताता हूं, इसको कितने समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप इसे ले रहे, नाम बताऊंगा मैं, घबराइए मत। आप सोच रहे होंगे नाम नहीं बताया, चालू हो गया, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए क्यूरियोसिटी रखना चाहता हूं वीडियो में, इसलिए नाम अभी नहीं बताऊंगा। दूसरी चीज, जब तक आप गैस करते रहिए। दूसरी चीज, इसको कितने समय कंटिन्यू करना है, 2 महीने तक आप इसको कंटिन्यू करके 10 से 15 दिन का गैप दे दीजिए, क्योंकि ये गर्म बहुत होता है। तो इसलिए इसकी हीट टेंडेंसी की वजह से इसको आप गर्मी के सीजन में अवॉइड कर सकते हैं। गर्मी का जो सीजन होता है उस समय इसको आप लेना बंद कर सकते हैं। तीसरी चीज, किसे नहीं लेना है, देखिए कई लोगों को इससे एलर्जी होता है। तो एलर्जी पहचानने का क्या तरीका है, सिंपल तरीका है, इसके दानों को आप अपने हाथों पे, स्किन पे रख लीजिए। अगर आपको ईचिंग होने लगे, खुजली आने लगे, तो समझ जाइए कि ये आपको एलर्जी देने वाला है। वैसे यूजुअली ये ज्यादातर एलर्जी नहीं देता है।
अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करूं तो आपको मैंने बता दिया लेने का तरीका, क्या टाइम पे और सुबह लेना है एम्प्टी स्टमक। अब आता हूं, इसका नाम है फेनुग्रीक। इंग्लिश में इसको फेनुग्रीक बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं मेथी का दाना। ये मेथी के दाने को आपको 5 से 10 ग्राम भिगाना है, जो क्वांटिटी मैंने बताई आपको। बस इन चीजों को फॉलो कीजिए। 1 से 1.5 महीने में आपका कितना भी पुराना दर्द होगा तो ये चले जाएगा। इसके एडिशनल बेनिफिट्स की बात मैं फिर किसी वीडियो में करूंगा, यहाँ सिर्फ मैंने घुटनों के दर्द के लिए बनाया है। तो 1 से 1.5 महीने आप कंटिन्यू करेंगे, आपके घुटनों का दर्द जो है परमानेंटली ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दिया तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ में जो लोगों को घुटनों का दर्द होता है, आपके मम्मी डैडी दादा दादी, जिनको भी आप महसूस करते हैं कि घुटनों का दर्द होता है। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।